हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं बिहार सिविल एकेडमी में। तो अभी तक हमने देखा वैदिक लिटरेचर के बारे में, हमने पढ़ा ब्राह्मणास, संहितास, अरण्यकास, उपनिषद्स, हमने वेदांगास जितने हैं, वेदांग जितने हैं वो पढ़ा, स्मृति पढ़ी, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर से मोस्टली जो भी सवाल आएगा आपके किसी भी एग्ज़ाम में, वो वहाँ से या तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ऋग्वेदा के बारे में, ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में, जिसको हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। रफली इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है, ठीक है, जो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था ये डिवाइड करके, ठीक है। तो अब पहले तो ज्योग्राफिकल एरिया देख लेते हैं। तो मतलब कौन से भौगोलिक क्षेत्र में ये ऋग्वेदिक पीपल रहते थे वो देख लेंगे, ठीक है। ऋग्वेदा इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया को जानने के लिए ऋग्वेदा ही एकमात्र उसका सोर्स है जहां से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अब देखो, जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा हिस्ट्री में आएगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वेदा के जो साक्ष्य हैं, ठीक है, मतलब ऋग्वेदिक पीरियड के जो साक्ष्य हैं वो ऋग्वेदा से मिलते हैं, और ये रिटन है और इसको डिसाइफर भी कर लिया गया, संस्कृत में है मोस्टली, ठीक है। तो संस्कृत तो पढ़ी जा चुकी है, उसको समझा जा चुका है। तो ये अब हिस्टोरिकल पीरियड में आएगा, ये प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में नहीं आएगा, ठीक है। फ्रॉम द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, जैसे हिमवंत हिमालय, मुंजावंत दैट इज हिंदुकुश, ये मुंजावंत याद रखना, हिंदुकुश को कहते हैं, ठीक है। एंड ओशन इन ऋग्वेदा वी हैव क्लियर आइडियाज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इन विच ऋग्वेदिक पीरियड पीपल लिव्ड, ठीक है। तो वहां पे जो माउंटेन्स, रिवर्स और सीज मेंशन है, उसके हिसाब से हमें क्लियर कट आइडिया मिलता है कि ऋग्वेदिक पीपल किन भौगोलिक क्षेत्रों में रहते थे, ठीक है। ये बेसिक बात हो गई, ठीक है। नाउ 40 रिवर्स मेंशन है ऋग्वेदा में। द ऋग्वेदा मेंशंस 40 रिवर्स, और एक नदी शुक्त हिम्न है, एक नदी शुक्त हिम्न है ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में, जिसमें 21 नदियां मेंशन है, जो गंगा एंड गंगा इन द ईस्ट एंड कुभा दैट इज काबुल इन द वेस्ट। तो नदी शुक्त में अब यहां से एक इंफॉर्मेशन क्या आती है कि ऋग्वेद में गंगा का मेंशन कहां पर है? तो नदी शुक्त में है। ऋग्वेद में गंगा का मेंशन कहां पर है? नदी शुक्त में है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक। स्टार लगा लीजिए। नाउ ऋग्वेदिक पीपल हु कॉल्ड देमसेल्व्स आर्यन, मैंने बता दिया, वर कन्फाइंड इन द एरिया विच केम टू बी नोन एज सप्त सिंधु, ये भी बात हो चुकी है। वो क्षेत्र जो 7 नदियों से घिरा हुआ है, ठीक है। द लैंड ऑफ 7 रिवर्स दैट इज सप्त सिंधु कंप्राइजेस। वो कौन सी 7 नदियां हैं वो देख लेंगे एक बार, ऑल्दो इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। वो नदियां हैं कौन सी? सिंधु एंड 5 ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी? वितस्त, असिकनी, विपस, परुशनी एंड सतौद्री एंड सरस्वती। सिंधु, सरस्वती और सिंधु की 5 ट्रिब्यूटरीज, यही 7 नदियां हैं, ठीक है। अब ये कौन सी नदी है? जैसे पौरुषणी कौन सी नदी है? ये रावी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग अभी देखेंगे इन सब का क्या नाम है। एक टेबल में, टैबुलर फॉर्म में ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। परेशान मत होइए, घबराइए मत जीवन में आप लोग, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इज सिंधु। सबसे ज्यादा मेंशन रिवर कौन सी है? सरस्वती नहीं है, गंगा नहीं है, कौन सी है? सिंधु है। एंड द मोस्ट पायस रिवर, मतलब सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। और गंगा को कितनी बार मेंशन किया है? 1 बार, और यमुना को 3 बार। ये पूरा पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है,
क्यों? क्योंकि यहां पे नदियों का मेंशन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेंशन की जाने वाली नदी कौन सी है? सिंधु। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। गंगा को कितनी बार मेंशन किया गया है? 1 बार। और यमुना को कितनी बार मेंशन किया है? 3 बार। याद रखोगे, मरते दम तक ये बात नहीं भूलनी है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे द बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको हम 10 राजन वार कहते हैं। 10 राजन वार का मतलब सीधे सीधे चमक ही रहा होगा, मतलब 10 और राजन, 10 राजाओं की लड़ाई, 10 राजन वार, बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा द फेमस 10 राजन वॉर वॉज इंटरकंसाइन वॉर ऑफ आर्यन। द 10 राजन वॉर गिवन नेम ऑफ 10 किंग्स who participated in the war against Sudas, who was Bharata king of Tritsut's family. The 10 king were of the states पुरुष, यदुस्त। तो ये सब कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। जो ये 10 राजन वार हुआ था, इसके जो विजयी थे वो भरत थे, ठीक है। राजा, ये जो किंग, उनका नाम भरत था, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम ऐसा कहा जाता है, भारतवर्ष पड़ा, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सवाल तुम लोग को यहां से नहीं पूछेगा। नाउ जो मैं बता रहा था कि ये नेम्स है नदियों के, और ये उन नदियों के मॉडर्न नेम्स है, तो ये याद कर लो। जैसे जिसमें से मैंने एक आप लोग को बता दिया था, और कहां पर है ये भी इसमें मेंशन है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने क्या बता दिया था आप लोग को, और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पौरुषणी इज रावी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। ये अब देखो, इंदस को सिंधु कहते हैं, ये तो पता है सबको। झेलम को क्या कहते हैं? झेलम को वितस्ता कहते हैं। चिनाब को क्या कहते हैं? असिकानी। और बियास को क्या कहते हैं? विपास। तो ये बियास विपास तो ऐसे ही याद हो जा रहा है, आस है, बियास विपास। पौरुषणी रवि, ये याद था हम लोग को, सिंधु याद है। झेलम क्या हो गया? वितस्ता। और चिनाब क्या हो गया? असिकानी। सतलुज भी याद करना बहुत इजी है, एस से एस, सतलुज इज सतुद्री। सरस्वती, सरस्वती सीधा सीधा है। घग्गर को क्या कहते थे? दृशद्वाती। काबुल नदी को कुभा, स्वाति नदी को सुवस्तु, कुर्रम नदी को क्रुमु, गोमल को गोमती, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये झेलम देख लो, चिनाब देख लो, ये इस मतलब जो 7 रिवर्स है ना, सप्त सिंधु, उन्हीं सप्त सिंधु को याद कर लो, काम आपका बन जाएगा। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पौरुषणी रिवर, क्योंकि ये इसके पहले कई स्टेट पीसीएस में पूछ चुका है, ठीक है। तो पौरुषणी याद रहना चाहिए आपको, प्लस 1-2 और याद कर लेना। जैसे बियास इजी है, सतलुज इजी है, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके ऋग्वैदिक टाइम के पॉलिटी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे धीरे से, ठीक। तो लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटी ऑफ ऋग्वेदा। नाउ कुल, जिसको अंग्रेजी में द कुला कहते हैं। कुल क्या होता था? फैमिली। नाउ फैमिली वॉज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अबव द कुल देयर वर ग्राम, फिर विश, फिर राष्ट्र। तो सबसे नीचे होगा कुल, कुल के ऊपर होगा ग्राम, ग्राम के ऊपर होगा विश, और विश के ऊपर होगा राष्ट्र। तो बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटी है जो कुल है, इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटी, ठीक है। तो ये है क्रम, इसको याद रखना, यहां से सवाल आ सकते हैं। नाउ अ ग्रुप ऑफ कुल, अ ग्रुप ऑफ कुला। अब यहां देखो, अब जैसे एक कुल है,
अब कुल का एक पूरा ग्रुप मिला दोगे, नाउ अ ग्रुप ऑफ कुला विल मेक ग्रामा. Now a group of grama will make Visha, and a group of Visha will make Rashtra. ठीक है, जैसे ये एक फैमिली हो गई, ग्रुप ऑफ फैमिली मिलके क्या बना दिया, गांव. ग्रुप ऑफ गांव मिला के बना दिया शहर, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट या पूरा एक स्टेट, और एक ग्रुप ऑफ स्टेट मिलके क्या बना दिया, एक पूरा राज्य, एक पूरा राष्ट्र, एक पूरा नेशन, इस टाइप से. ठीक है, ये हो गया. रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट वाज पैट्रियार्कल नेचर. तो पैट्रियार्कल नेचर तो आप लोग को पता ही है, आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में ये नेचर प्रिवेलेंट है, जिसके कारण हमारे माताओं और बहनों को कितना परेशानी झेलना पड़ता है, लेकिन आज भी लोग नहीं समझ रहे हैं. खैर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बट दीज चेंजेस आर ऑलवेज ग्रेजुअल. धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाएगा, लोगों के अंदर सेंस ऑफ इक्वालिटी आ रही है. लेकिन ये सेंस ऑफ पैट्रियार्की जो है वो बहुत मतलब डिसहार्टनिंग है. अगर पूरा आप सेंस ऑफ पैट्रियार्की के बेसिस पे अगर आप पूरी हिस्ट्री देखोगे, जो कि आप लोग को अभी नहीं पढ़नी है, ठीक है, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग है. ठीक है, मोनार्की वॉज नॉर्मल, monarchy was normal but non monarchical politics were also there. ठीक है, पहली बात तो पैट्रियार्कियल नेचर होगा, मतलब जो पुरुष प्रधान जो समाज होगा वही राज करेगा, पहली चीज. दूसरी चीज मोनार्की भी होगी, मतलब राजाशाही भी होगी. तीसरी चीज ऐसी चीजें जो राजाशाही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल गणतांत्रिक साक्ष्य भी मिले हैं कि कुछ ऐसे थे उस टाइम पे, ऋग्वैदिक टाइम में कुछ ऐसे एरियाज थे जो गणतांत्रिक तरीके से भी रूल होते थे, रिपब्लिक तरीके से भी रूल किए जाते थे. ठीक है, तो ये तीनों चीजें अवेलेबल थी. मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज पैट्रियार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. नाउ द राष्ट्र जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया वाज रूल्ड बाय अ किंग और राजन, जिसको राजा कहते हैं, एंड द रॉयल डिसेंट वाज बाय हेरेडिटरी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ प्राइमोजेनाइचर. क्या होता है लॉ ऑफ प्राइमोजेनाइचर? लॉ ऑफ प्राइमोजेनाइचर होता है कि जैसे कोई राजा है, उसका जो बड़ा बेटा है, उसके 4 बेटे हैं, तो उसका बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा. ठीक है, तो दशरथ का बड़ा बेटा राम को बनना चाहिए राजा, लेकिन बना कौन? भरत. अब एपिक पढ़ाने आपको रामायण में नहीं आया हूं, बाकी आप कहानी आप लोग जानते हो. आजकल तो कुमार विश्वास भी राम कथा कहने लगे हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, आप लोग सुन के देखिएगा. ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं. नाउ वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द मिनिस्ट्रीज ऑफ किंग. द पुरोहिता और डोमेस्टिक प्रीस्ट वाज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल. अब देखो ऋग्वैदिक टाइम के बारे में जैसे ही पढ़ोगे ना, इट इज नॉट मोर अबाउट गेनिंग द पॉलिटिकल एडवांसमेंट. ठीक है, बहुत ज़्यादा हमको अपना पॉलिटिकल एडवांसमेंट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमको अपनी टेरिटरी नहीं बढ़ानी है. ऋग्वेदा टाइम बेसिकली एक वो टाइम है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के लोग हैं, जहाँ पढ़ने की इज्जत है, पढ़ने की मर्यादा है. क्योंकि उस टाइम पे वो जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था, टिपिकल लैंड एज अ प्रॉपर्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज एब्सेंट. ठीक है, तो हमें अपने दायरे को बढ़ाने का उतना वो नहीं है. ठीक है, उतनी लालच नहीं है. तो उस समय ज्ञान और ज्ञान की बातें और जो वो सेक्शन जो ज्ञानी है या जो कर्मकांड या पूजा में विलीन है, विद्वान है, उसकी बहुत रेस्पेक्ट होती थी. इसलिए जो पुरोहित था, द पुरोहित और द डोमेस्टिक प्रीस्ट, पुरोहित वॉज प्रीस्ट ओनली, ही वॉज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल. नाउ ही वॉज द किंग्स परसेप्टर, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड. वो किंग के लिए सब कुछ था, क्योंकि किंग जो कुछ भी, अच्छा अब थोड़ा सा ये समझ रहे हो ना, तो
आप लोग बिल्कुल ऐसा दिमाग में एक स्टोरी चलती रहती है ना, साथ में एक दिमाग में एक पिक्चर बनते रहता है। तो ये जो ऋग्वेदा टाइम की बात चल रही है, जैसे किंग की बात चल रही है, तो एक टाइम में बहुत राष्ट्र हुआ करते, सिर्फ एक राष्ट्र की बात यहाँ पे नहीं हो रही, इट इज अ कॉमन फॉर वेरियस राष्ट्रास, ठीक है। तो एक छोटा सा दायरा है, बहुत बड़े एरिया में ये लोग, मतलब वैसे राम राज्य की तरह इतना बड़ा नहीं है, कृष्ण के राज्य की तरह नहीं है। अगर आप लोग देखे होंगे पुराने कुछ रामानंद सागर के उसमें, ठीक है, तो महाभारत और रामायण टाइप्स नहीं चल रहा है। अभी वो आए हैं, ठीक ठाक सेटल हो गए हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़े एरिया की बात नहीं हो रही कि उनको बहुत ज्यादा ऑफिसर्स चाहिए, बहुत, मतलब एक 4-5 लोग बैठ के ही एक राष्ट्र के बेसिक डिसीजन ले रहे हैं। तो ये चलना चाहिए। और देखा जो उसमें है, जो आपको अगर इमेज बनानी है कि कैसे होता होगा, तो देखो जब खाली रहते हो ना, तो YouTube पे भी अवेलेबल है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत एक खोज, इस पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है, उस पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको देख लिया करो, वो आधे घंटे 20-20 मिनट की है। तो वो उस टाइम का जो पूरा पॉलिटी का नेचर था, सोसाइटी का जो नेचर था, बहुत हद तक वो लोग ट्राई किए हैं वैसा ही दिखाने को। तो जब आप थोड़ा बहुत खाली टाइम पाया करो ना, तो स्टैंड अप कॉमेडी मत देखा करो, उसको थोड़ा देख लो 1-2 बार, तो क्लियर हो जाएगी हिस्ट्री, ठीक है। नाउ द आर्मी कंसिस्ट ऑफ फूट सोल्जर्स, कुछ छूट गया क्या? अदर इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिसर वॉज सेनानी। सेनानी क्या था? सेनानी था आर्मी चीफ। सेनानी वॉज आर्मी चीफ एंड ग्रामनी, ग्रामनी वॉज हेड ऑफ विलेज, ठीक है। नाउ आर्मी वॉज कंसिस्ट ऑफ फूट सोल्जर्स, चैरिटियर्स, वुड, स्टोन, बोन एंड मेटल्स वर यूज्ड इन द वेपन, ठीक है। ये देख लेना, मेटल भी यूज करते थे वेपन में। एरोज वर टिप्ड विथ पॉइंट्स ऑफ मेटल और पॉइजन्ड हॉर्न, जो तीर की धार होती थी उस पर जहर लगा देते थे, और मारेंगे किसी को, किसी के अंदर घुसेगा, उसके अंदर जहर फैल जाएगा, वो निपुर जाएगा। रेफरेंसेस आर मेड टू द मूविंग फोर्ट। पुरचा रिश्नु, अब ये पूछ सकता है कि ये पुरचा रिश्नु क्या है, तो ये एक मूविंग फोर्ट है, ठीक है। तो क्लियर कट डायरेक्ट सवाल यहां से पूछ सकता है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है और कहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि इट इज अ डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज अ डायरेक्ट फैक्ट, ठीक है। तो इस पे स्टार लगा लो। नाउ द किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज ऑल्सो। आज के टाइम में जो प्रधानमंत्री है उनकी रिलीजियस ड्यूटीज नहीं हो सकती, बिकॉज वी आर अ सेक्युलर स्टेट, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज टू। He was the upholder of established order and moral rules, ठीक है। ऋग्वेदा speaks of assemblies such as सभा, समिति, विदथ, गण, ठीक है। ये चारों याद रखना, स्टार, सभा, समिति, विदथ, गण। इसका सिग्निफिकेंस आप लोग को आगे पता चलेगा। नाउ सभा वॉज कमिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड एंड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल। सभा उस जगह का नाम था जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट, राष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट लोग, 5 से 6 से 10 से 15 लोग मिलके राष्ट्र के बारे में डिसीजन मेकिंग का काम किया करते थे कि चीजें कैसे होंगी, कितना % ऑफ जो भाग है उसको बलि में रखेंगे। बलि वॉज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, अभी आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सी आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द होल थिंग इन वन गो, बट द थिंग इज कि अगर हम लूसेंट फॉलो कर रहे हैं और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, इट इज द बेस्ट वे टू लर्न, बिकॉज अभी आपको समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि आप रट के वहां पे टिक लगाओ, ठीक है। बिकॉज एग्जामिनेशन इज एन आर्ट, यू आर नॉट हियर टू लर्न हिस्ट्री, यू आर हियर टू क्वालिफाई एग्जाम। इतिहास पढ़ने के लिए आपके पास जीवन भर है, ठीक है, लेकिन यहां पे वो चीजें समझो और देखो। इतना बेयर मिनिमम मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आप लोग को चमक जाए कि चीजें क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी फिलहाल के लिए ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा निकालना जरूरी है। इतिहास पढ़ने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। तो आई एम नॉट हियर टू टीच यू हिस्ट्री, आई एम हियर टू टेल यू दैट व्हाट इज
that you must learn and get selected in your examination. ठीक है. Now, two popular assemblies, सभा समिति, acted as checks on the arbitrary rule of king. ठीक है. क्यों? क्योंकि किंग एक ऑर्डर दे दिया, तो इन जनरल किंग का ऑर्डर कहां से होता था? सभा के डिस्कशन से होता था, और एक समिति भी लगती थी. ठीक है, जो भी इसको कहते हो. अब समिति में अब गांव के ओल्ड पीपल भी होते थे, विमेन भी होती थी ऋग्वैदिक टाइम में. ठीक है, और लोग भी होते थे, तो ये सारे लोग उस पर डिस्कशन करते थे या जो भी चीज होता था. तो ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन है, सभा और समिति, ये दोनों चेक रखते थे. किसको? किंग को. ठीक है. The later Vedas record that Sabha functioned as the court of justice. जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उस टाइम पे क्या हुआ करता था? सभा. ठीक है. नाउ दिस होल स्टेटमेंट कैन बी गिवन टू यू कि यहां से कि द सभा इन द अर्ली वैदिक पीरियड फंक्शनड एज द कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है. प्री वैदिक काल में जो सभा थी वो कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम करती थी. ट्रू और फॉल्स? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब आप ये समझ लो कि सभा तो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सभा तो 3-4 लोग होते थे जो मिलकर डिसीजन लेते थे, लेकिन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी वही होता था, सभा. ठीक है. थेफ्ट, चोरी, चकारी, stealing of cattle and cheating were some of the then prevent crime. ठीक है. इन सब के लिए यहां पे सजाएं होती थी. ठीक है. तो अब हम देखेंगे, ये हो गया उनके पॉलिटी के बारे में. अब हम देखेंगे उनकी सोसाइटी के बारे में. द ऋग्वेदिक सोसाइटी कंप्राइज्ड ऑफ 4 वर्णास. ठीक है. कहां से मिला 4 वर्णा का सोर्स? पुरुष सुक्त हिम्न 10वां मंडल. बार बार मैं इसलिए चीजों को रिपीट कर देता हूं, कुछ चीजें ऐसे सुनते सुनते ही आप लोग को याद हो जाएगी. 10वां मंडल, पुरुष सुक्त हिम्न, चारों वर्ण वहां पे मेंशन है. ठीक है. नेमली ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल. नाउ अभी क्या है कि अभी जो चीजें हैं वो जन्म से हैं. ठीक है. क्योंकि मैं शुभम पांडे हूं तो मैं पांडे इसलिए हूं क्योंकि मेरे पापा पांडे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं है. मैं ब्राह्मण इसलिए हूं क्योंकि मेरे पूर्वज ब्राह्मण, मेरे पिता ब्राह्मण है. पर ऐसा पहले नहीं था. पहले ऐसा था कि मेरे ही घर में अगर मैं, ठीक है, अगर मैं कुछ व्यापार का काम कर रहा हूं तो मैं वैश्य हूं, और अगर मैं कोई मीनियल काम कर रहा हूं, साफ सफाई का काम कर रहा हूं, तो मैं शूद्र हूं. और ऑन द नेक्स्ट कंट्रारी, ऑन द नेक्स्ट मोमेंट इफ आई चेंज माई प्रोफेशन, अगर मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर देता हूं, या तो अगर मेरा पुत्र अपना प्रोफेशन पढ़ाई लिखाई में लगा देता है, तो भले मैं शूद्र हूं लेकिन मेरा पुत्र क्या है? ब्राह्मण है. इसको कहते हैं सोशल मोबिलिटी. नाउ द सोशल मोबिलिटी ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड इज क्वाइट हाई. ठीक है. आगे आएगा. खैर, द टीचर्स प्रीस्ट वर कॉल्ड ब्राह्मणा. टीचर्स, प्रीस्ट, ये दोनों पढ़ाई लिखाई वाले काम में हैं तो इनको ब्राह्मणा कह दिया गया. रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वर कॉल्ड क्षत्रिय. ये दोनों राज करने वाले काम में हैं. फार्मर्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स वर कॉल्ड वैश्यास. आर्टिजन्स, लेबरर्स रेकन्ड एज शूद्रास. तो इस तरीके के जो प्रोफेशंस थे, प्रोफेशंस पे बेस्ड उनका वर्ण था. ठीक है. These vocations were followed by persons according to their ability and liking. Ability and liking. And the occupations had not become hereditary as they became later on. जैसे वो बाद में हो गए. Members of the same family, ये देखो ये पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तुम समझो. Members of the same family took to the different professions and belonged to different varnas. Belong to different varnas as well as illustrated by hymn of Rigveda.
एक हिम्न है, एक श्लोक है ऋग्वेदा का जिसमें ये लिखा है, ठीक है, कि आई एम सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। तो एक ही घर में वो सिंगर है, मतलब उसका कुछ प्रोफेशन है, मान लो वो शूद्रा हो गया, उसके फादर फिजिशियन है, ठीक है, वो वैश्य हो गए। फिजिशियन इज अ प्रोफेशन, तो प्रोफेशनल कोई काम था, वो वैश्य हो गया। एंड हर मदर वॉज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न, इट इज ऑल्सो मीनिंगलेस, सो इट इज शूद्रा अगेन। तो एक ही घर में दो तीन वर्ण के लोग रह रहे हैं, और एक ऋग्वेदिक के श्लोक में ये चीजें मेंशन भी है। तो इसका मतलब कि जो सोशल मोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा थी। और पहले अगर असल वर्ण का मतलब समझो, अगर असल वर्ण सिस्टम का मतलब समझो, जो कि हम लोग देते रहे कि अपना ट्रेडिशन भूल गए, अपना ये भूल गए, अपना वो भूल गए हैं, हमें गर्व होना चाहिए, तो गर्व करो तो इस चीज पे करो, ये सत्य है। जो जाति है ना, वो सत्य नहीं है, वो तो बाद में पंडितों का इन्फ्लुएंस और जो अपर वर्णास, जो अपर टू वर्णास थे, ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास, उनका ओवर इन्फ्लुएंस, और वो बहुत सारी चीजें हैं। खैर देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो किसी चीज को ऐसा दिल पे नहीं लेना है, मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, ये मेरे पर्सनल व्यूज नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को दिल पे नहीं लेना है और मुझे गाली भी नहीं देनी है, बिकॉज हिस्ट्री में जो चीज है वो चीज है, वो चीज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वर्ण सिस्टम पहले आपके काम के बेसिस पे था, वो बहुत देर जाके, ठीक है, वो मतलब बर्थ के बेसिस पे होगी, ठीक है। खैर इन सब में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, चलो। द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली, प्राइमरीली मोनोगैमस एंड पैट्रियार्की। मोनोगैमस मतलब एक ही शादी होती थी जनरली, प्राइमरीली मतलब जनरली एक ही शादी होती थी, और पैट्रियार्कल होता था। चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। ऋग्वेदिक टाइम देखो, द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी वॉज ऋग्वेदिक टाइम। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, पूरी आज़ादी थी, मतलब महिलाओं को उतनी ही इक्वालिटी थी, सब कुछ था। ऋग्वेदिक टाइम वॉज मचाऊ। लेकिन बाद में हम लोग जिसका वो देखते ना, जैसे कहते थे बैक टू वेदास, कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उनका इंटेंशन ये था कि यार जाओ वेदा, अगर तुम वेदा की ही बात कर रहे हो, अगर तुम कहते हो कि हमारा ही अपना ही धर्म फॉलो करना है, अपने वेद को ही फॉलो करना है, ये है आपका असली वेद, ऋग्वेद, जहां कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, पैट्रियार्कल माइंडसेट नहीं है, जहां इक्वालिटी है, जहां चाइल्ड मैरिज नहीं होते, जहां विडोरी मैरिज होते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पे जाओ ना, आप जहां कंफर्टेबल हो वहां मत जाओ। द फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाई सन। अ विडो कुड मैरी, मतलब विडोरी मैरिज, कुड मैरी यंगर ब्रदर एंड डिसीज हस्बैंड, जिसको नियोग कहते थे। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि नियोग क्या होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब एक विधवा मर गई, एक विधवा हो गई, उसका पति मर गया, तो उसके पति के छोटे बेटे से उसकी शादी हो जाती थी, जिसको नियोग कहते हैं, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल थिंग्स लाइक कैटल, हॉर्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, एंड ऑल्सो इन रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड हाउस। तो राइट टू प्रॉपर्टी वैसी ही थी जैसी आज है। द होम ऑफ द टीचर वॉज स्कूल, गुरुकुल सिस्टम था, ठीक है। ये बोल रहा है milk and its product curd, butter, ghee formed an important part of the diet. There is also the mention of grain cooked with milk, मतलब जिसको हम खीर पकमोदनम कहते हैं, जो कि आज के टाइम में खीर होता है, तो उसका भी मेंशन है। The meat of fish, birds and animals was eaten, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड पीपल वर नॉट वेजिटेरियन, they were typical नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूं, ये इतिहास है, ये मेरा व्यू नहीं है, ठीक है। द काउ वॉज ऑलरेडी डीम्ड अघन्य। काउ को क्या माना जाता था? गऊ को अघन्य माना जाता था। अघन्य मतलब नॉट टू बी किल्ड, इसको जिसको मारा न जाए, और जो भी काउ को मार देता था उसको कैपिटल पनिशमेंट होती थी, मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती थी।
मतलब उसको जान से भी मार देते। गौ माता को मार देना मतलब जान से मार देना उसको। ऋग्वेदा प्रेस्क्राइब्स अ पेनाल्टी ऑफ डेथ और एक्सपल्जन फ्रॉम द किंगडम दोज हु किल्स काउ। ठीक है। अल्कोहलिक ड्रिंक, देखो मजा जो है ना, मजा एक ऐसी चीज है, चाहे इतिहास का कोई भी पीरियड उठा लो, मजा हर जगह कॉमन है। बिना शराब के कोई मजा नहीं है जीवन में। ठीक है। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जिसको सूर और सोम कहते हैं वो कंज्यूम किया जाता है। तो अब इस सूर और सोम को आजकल वोडका, विस्की, रम, दुनिया भर की चीजें कहते हैं। तो वो उस टाइम पे भी था और मजे से लोग पीते थे। तो देख रहे हो सब पीते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम पीते हो तो। वैसे पीना नहीं चाहिए। अल्कोहल एंड स्मोकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा मेरा कहना हो गया क्योंकि मैं कैमरा के सामने हूं। आर्यंस वर प्राइमरीली एग्रीकल्चरल एंड पेस्टोरल पीपल हु रेकन्ड देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ काउज। इनकी क्या प्रॉपर्टी थी? अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड का उतना सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन किस चीज का सिग्निफिकेंस, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? जितने इनके पास कैटल्स है वही इतनी इनकी प्रॉपर्टी है। मतलब एक ग्राम में अगर एक आदमी के पास 10 बैल है, मतलब 10 गाय है, और एक आदमी के पास 8 गाय है, और ये जो जिसके पास 10 गाय हैं, 10 मवेशी हैं, तो 10 मैक्सिमम है, मतलब उसके पास सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे ज्यादा अमीर है गांव का। इस टाइप से, ये नहीं कि जिसके पास कितना बिगहा खेत है, इस टाइप से नहीं। तो उस टाइम पे लैंड की वैल्यू नहीं थी, कैटल्स की वैल्यू थी। नाउ अम्यूजमेंट इंक्लूडेड म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग एंड डाइसिंग, जुआ। One stanza in Rig Veda known as the Gambler's Lament says, "My wife rejects me and her mother hates me." ठीक है। अब इसका मतलब मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद समझना है इसका मतलब, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। नाउ रिलीजन। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक टाइम गॉड्स वर्शिप्ड वर जनरली द पर्सोनिफाइड नेचर ऑफ पावर ऑफ नेचर। अब क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या लिख दिया मजाक में, पर्सोनिफाइड नेचर मतलब समझ रहे हो कि जैसे वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। अरे रुको यार, इनको देखो भाई, इनको क्या बोल रही हैं। अरे यार, हाँ, तो पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ गॉड क्या होता है कि जैसे कि गॉड को एज अ पर्सन के रूप में बना दिया जा रहा है। जैसे पीपल का पूजा कर रहे हैं तो पीपल एक गॉड बन गया। तो इसी तरह नेचुरल चीजों की पूजा करते थे और उसको एज अ गॉड पूजा करते थे, समझ रहे हो? जैसे गाय की पूजा कर रहे हैं, बैल की पूजा कर रहे हैं, ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड है। ठीक है। इट वॉज बिलीव दैट डिवाइन पावर्स वर कैपेबल ऑफ कन्फरिंग बोथ बूम्स एंड पनिशमेंट टू द मैन। फायर, जैसे अब फायर हो गया, फायर भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ, अब फायर एक गॉड हो गया, आग की पूजा करने लगे तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। वाटर, वाटर की पूजा करने लगे। हवा, पवन देव पूजा करने लगे। these things are personification of God because everyone is aware of fire. Now ऋग वैदिक people ने क्या किया? They started personifying their gods as the things which are very necessary to their life. Suppose फायर, आग जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, तो उसकी पूजा करने लगे। पानी बहुत इंपॉर्टेंट था तो उसकी पूजा, इस टाइप से। तो ये अच्छा एक टेंडेंसी भी होती है टू कंजर्व थिंग। ठीक है, पानी की पूजा करोगे तो तुम उसको वेस्ट नहीं करोगे, उसका अपमान नहीं करोगे, तो टू कंजर्व थिंग। दे वर वेरी साइंटिफिक, ऋग वैदिक पीपल वर वेरी साइंटिफिक टुवर्ड्स देयर अप्रोच ऑफ कंजर्विंग थिंग। ठीक है। नाउ देयर वर नियरली 33 गॉड्स, 33 करोड़ नहीं, 33 ही बोल रहा है अभी फिलहाल, 33 करोड़ तो हम लोग बना लिए अभी। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, तुम लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तुम मेरे को जज मत करना। लेटर डे ट्रेडिशन क्लासिफाइड देम इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड इंटरमीडिएट। मतलब एक भूमि के देवता थे, कुछ आकाश के देवता थे, और कुछ बीच मतलब अंतरिक्ष के देवता थे। ठीक है। तो पृथ्वी स्थान के कुछ देवता थे, कुछ दैव स्थान के देवता थे, और कुछ अंतरिक्ष स्थान के देवता थे। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से कहां कहां देवता थे।
ठीक है। अब पृथ्वी स्थानीय मतलब पृथ्वी स्थान के कौन? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और रिवर। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य। और आकाश के देवता दैव जो थे वो दौस, सूर्य इन 5 फॉर्म्स, मित्र, पूषण, विष्णु। एक और है, देख लो तुम लोग, सावित्री। सूर्य, सावित्री, मित्र, पूषण और विष्णु, ये 5 फॉर्म है सूर्य के। वरुण, अदिति, उषा एंड अश्विन। ठीक है, ये तब तो तुम लोग को किसी न किसी का नाम भी होगा। ठीक है, तो तुम सब लोग गॉड हो। ठीक है, गॉड रिसाइड्स इन द ईच ह्यूमन बीइंग, ऐसा कहते भी हैं। तो सब हम सब भगवान हैं। ठीक है, बस अपने कर्म सुधारो। इंद्र, अग्नि, वरुण वर द मोस्ट पॉपुलर डीटीज ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, इंद्र, अग्नि एंड वरुण वर द मोस्ट पॉपुलर डेटीज ऑफ ऋग्वेदा। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो देवता है ऋग्वेद में वो कौन कौन से हैं? वो है इंद्र, अग्नि और वरुण। ये याद कर लेना। इंद्र जिनको पुरंदर भी कहा गया है, जो कि हम लोग हड़प्पा में पढ़ चुके हैं। पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। ये फोर्ट कौन थे? डैम्स थे। ठीक है, इंद्र ने डैम तोड़ा और इंडस वैली में बाढ़ आ गई और वो खत्म हो गया, ऐसा कॉन्सेप्ट था। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, 250 बार इंद्र को मेंशन किया गया है। मतलब 250 श्लोक ऐसे हैं जो कि इंद्र को डिवोट किया जाता है ऋग्वेद में। ठीक है, हु प्लेड द रोल ऑफ वारलॉर्ड एंड वॉज कंसिडर्ड टू बी द रेन गॉड। अभी भी इनको रेन गॉड ही कंसिडर किया जा रहा है। नाउ अग्नि, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, जिसके लिए 200 श्लोक हैं। फायर गॉड वॉज कंसिडर्ड टू बी द इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड पीपल। ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? फायर गॉड इसलिए इंटरमीडियरी, मतलब कहा जाता था कि जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो हम आहुतियां देते हैं वो क्यों देते हैं? तो जब हम यज्ञ में आहुतियां देते हैं तो हम अपना प्रेयर करके जो स्वाहा करते हैं, तो आग से जो धुआं उठता है, अग्नि देवता के जो धुआं उठता है, वो हमारे प्रेयर को धुएं के रूप में आकाश तक ले जाते हैं, जिससे भगवान को पता चलता है कि हमारी प्रेयर क्या है। ये कॉन्सेप्ट है देखो यज्ञ का। ठीक है, तो इंटरमीडियरी है फायर गॉड। कैसे? कि हमारी प्रेयर्स को वाया यज्ञ, वाया वो धुआं जो भी हम प्रे डालेंगे उसमें और स्वाहा करेंगे, वो जाएगा सीधे धुआं के फॉर्म में अग्नि देवता की मदद से भगवान के पास। तो समझ रहे हो ना, सब कुछ जा रहा है जो स्वाहा बोल रहे हो, इतना ध्यान रखना। नाउ वरुण की बात करते हैं। वरुण इज द पर्सोनिफाइड वाटर। वाटर को पर्सोनिफाई कर दिया। वॉज सपोज टू अपहोल्ड रीत और द नेचुरल ऑर्डर। रीतस्य गोपा, मतलब जो रीत होती है उसको एस्टैब्लिश करता है। सूर्य वॉज वर्शिप्ड इन द 5 फॉर्म, मैंने बता दिया है। सूर्य वॉज द गॉड हु यूज्ड टू ड्राइव डेली अक्रॉस द स्काई इन हिज चैरियट बाई 7 हॉर्सेस। ये सब तो बातें हैं, खैर ये सब नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन हाँ जान लो। सावित्री वॉज द गॉड ऑफ द लाइट। द फेमस गायत्री मंत्र, इट इज इंपॉर्टेंट, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू सावित्री। इनको गॉड ऑफ लाइट कहा गया है। मित्र क्या है? एक सोलर गॉड है। अब ये सब सवाल आता है, स्टार लगा लो। पूषण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। द गॉड ऑफ मैरिज, पूषण को गॉड ऑफ मैरिज। मेन फंक्शन वॉज द गार्डियन ऑफ रोड्स, हर्ड्समैन एंड स्टेइंग कैटल। ठीक है, तो ये इनको एक तरीके से पूषण वॉज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ शूद्रास टू। ठीक है, विष्णु अ गॉड विच कवर्ड अर्थ इनटू 3 स्ट्रिप, उपक्रम। ठीक है, तो ये स्टोरी तो आप लोग को पता है। नाउ सोमा वाज ओरिजिनली प्लांट प्रोड्यूसिंग अ पोटेंट ड्रिंक ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ अग्निस्टोमा सैक्रिफाइसेस। एक अग्निस्टोमा सैक्रिफाइस होती थी, यज्ञ होता था अग्निस्टोमा, जब हम सोम पीते थे। मतलब सोम मतलब समझ रहे हो ना, सोम, हाँ। कुड बी हेम्प, जो कि भांग। होली, सीधे होली की बात आ जा रही है यहां पे। ठीक है, तो भांग कॉल्ड किंग ऑफ प्लांट,
तो देखो भांग को किंग ऑफ प्लांट कहते हैं, तो अगर आप भांग खा ले रहे हो तो ज़्यादा उसको जज करने की जरूरत नहीं है। भांग क्या होता है, किंग ऑफ प्लांट होता है, ठीक है। तो आप जब मौका मिले तब भांग खाइए और भांग खा के पगला जाइए, ठीक है। द 9th मंडल ऑफ ऋग वेदा विच कंटेन 114 श्लोक इज एट्रीब्यूटेड टू सोम। अब देखो हमारे जो एंशियंट लिटरेचर है वेद, उसमें 114 श्लोक हैं जो कि सोम को कहते हैं, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक को प्रेज करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो समाज है वो क्या कह रहा है कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जहां पे 114 हिम्न है, ये पूरा मंडल है जिसको हम सोम मंडल कहते हैं, ठीक। अदर गॉड्स गॉडेसेस जैसे रुद्र, रुद्र मतलब भोले बाबा, द गॉड ऑफ एनिमल्स, द्योस द ओल्डेस्ट गॉड एंड द फादर ऑफ द वर्ल्ड, यम गॉड ऑफ डेथ, अश्विन द गॉड ऑफ हेल्थ, यूथ एंड इमोर्टैलिटी, अदिति द ग्रेट मदर गॉडेस, Sindhu, the river goddess. Sometimes gods were visualized in the animals, but there was no animal worship. कोई ऋग्वेदिक पीरियड में, ये याद रख लो, there was no star animal worship. यूपीएससी में आ सकता है। The nature of ऋग्वेदिक religion was henotheism. क्या होता है henotheism भाई? A belief in many gods, but each god standing out in terms with the highest. कि हम कई गॉड्स में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन हर भगवान अपने में सबसे बड़ा है, कुछ ऐसा, कोई ऐसा गॉड्स की हायरार्की नहीं है। यह है हीनोथेइज्म। Their religion primarily consisted of worship of gods with a simple ceremony, जिसको यज्ञ कहते थे। एक सिंपल सेरेमनी के साथ ये करते थे वर्शिप, ठीक है, जो कि जिसमें मिल्क, घी, ग्रेन, फ्लैश और सोमा, मतलब यज्ञ में फ्लैश भी यूज हो रहा है। फ्लैश मतलब क्या होता है, मांस, ठीक है। मांस का मतलब वहां पे क्या होता होगा, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब बलि, ठीक है। ये सब ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट इकोनॉमी देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेटर वैदिक करेंगे, ठीक है। द आर्यन क्रॉस द नोमैडिक स्टेज, येट ग्रेट इंपॉर्टेंट वाज द अटैच टू द हर्ड्स ऑफ कैटल, ठीक है। वो नोमैडिक स्टेज छोड़ दिए थे। नोमैडिक मैंने आप लोग को समझाया था, जो घूमते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टेज छोड़ दिए थे, लेकिन वो अपने जंतुओं का जो झुंड था उससे अटैच्ड थे। मतलब अभी भी उनके लिए जो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग वाज cattles, the cow, the cattles, okay. Various animals were domesticated. Vedic people were probably not familiar with the cat and camel. Cat and camel को clear cut वो कर दो, क्रॉस लगा दो, सवाल पूछ लेगा ये। टाइगर was not known, टाइगर को भी क्रॉस कर दो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में lion was not known. Here in Aryan, tiger was not known. हाउ इज दैट पॉसिबल? तो फिर कैसे आर्यन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को मारा? टाइगर तो होगा ना, बट देयर इज नो मेंशन ऑफ टाइगर, सो इट क्लियरली प्रूव्स दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्यन से कोई कनेक्ट ही नहीं है। ओके, वाइल्ड एनिमल लाइक लॉयन, एलिफेंट, बोर वाज नोन टू देम, और इंडस वैली को लायन नहीं पता था। इन ऑल प्रोबेबिलिटी वेरी लिटिल ऑफ ट्रेड वाज देयर, बहुत कम ट्रेड था। मनी एंड मार्केट्स वर known but they were not extensively used. Cows and gold ornaments of fixed value were the media of exchange, ठीक है। cows और gold ornaments, जैसे आज का मनी है वैसे ही काऊ और गोल्ड, ये क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक। Complexity in producing goods made its appearance. Men of various professions like carpenter, smith, tanners, ये सब देखो इंपॉर्टेंट है। कारपेंटर्स थे, स्मिथ्स थे, टैनर्स थे, वेवर्स थे, पॉटर्स थे, ग्राइंडर्स थे, ये सारे प्रोफेशन वहां पे प्रचलित थे, तो इसको याद कर लेना, The art of healing wound and cutting diseases were existed.
देयर वर एक्सपर्ट इन सर्जरी अलॉन्ग विद द हर्ब्स एंड ड्रग्स। तो ये सब दवा दारू भी बढ़िया से होती थी, ठीक है, इलाज उलाज भी होता था, सर्जरी भी होती थी उस टाइम पे, ऋग्वेदिक टाइम पे। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 स्टार लगा लो। ऋग्वेदिक टाइम में कौन सी पॉटरी यूज होती थी? ऑकर कलर्ड पॉटरी, ठीक है। बस ये आखिरी था। अब शुरू हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो देखो, आज हमने लिटरेचर पढ़ा, आज हमने ऋग्वेदिक के बारे में पढ़ा, हमने अपने कल्चर को जाना। अपना कल्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सब कुछ ख़त्म कर देंगे और कुछ नहीं छोड़ेंगे। और होपफुली विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग लेटर वैदिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।